नमस्कार, मैं हूं विकास भीजा। आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज। आज हम आपको बताना चाहते हैं आखिरकार ये चौकीदार का मामला है क्या। देश में इस समय हर कोई चौकीदार बनने की ओर में है और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सीधे तौर पर चौकीदार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन हकीकत जो चौकीदार का मामला है कि इसको समझ पाना क्या एक्चुअली में चौकीदार है क्या चीज। देखो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चौकीदार के विषय को लेकर एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है देश को, मैं हूं चौकीदार। यदि हम बात करें, हम अपने चैनल्स को लेकर बात करें, अपनी न्यूज को लेकर बात करें, हम भी अपनी खबर अपने चैनल्स को लेकर हम भी चौकीदार हैं। इस बात को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारी खबर यदि चोरी हो जाती है फिर हम अपनी खबर के चौकीदार नहीं है। इस बात को हम खुद एग्री करते हैं और मेरा मानना है कि इस खबर को जो भी हमारे दर्शक देखेंगे या देख रहे हैं या देखने वाले हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को इस नजर से जरूर देखेंगे कि आखिर वो भी कहीं ना कहीं चौकीदार हैं। और मैं आज आपको ये बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट है मैं हूं चौकीदार, इसके पीछे बहुत बड़ा एक बहुत सोची समझी एक योजना के तहत इस शब्द को बड़ा तरीके से मार्केट में लाया गया है। और इसके पीछे देखो, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई है और मैं इस बात से बहुत एग्री हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस शब्द को लाई है, ये शब्द नहीं है, इसके पीछे जो छुपा हुआ है, जो हमारे देश की, समाज की, हमारे मोहल्ले की, हमारी कीमती चीजों की हमारी सुरक्षा करते हैं, चौकीदार हैं। गांव में चौकीदार एक साधारण आदमी होता है, वो गांव की चौकीदारी करता है। यदि हम शहर में आ जाते हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर बीच में आ जाते हैं, तो उस कॉलोनी की एक व्यक्ति चौकीदारी करता है, जिसको हम टॉर्च, डंडा और कुछ हथियार होता है इस तरह से, ताकि वो हमारी सुरक्षा करते हुए अपनी भी सुरक्षा कर सके। इस तरह का कंसेप्ट है, मैं इसको कंसेप्ट कहूंगा, ये कंसेप्ट का नाम है। इसके पीछे क्या छुपा है और क्यों छुपा है, इसको देखना बड़ा जरूरी है और इसको दिखाना भी बहुत जरूरी है। आज इस विषय को लेकर करनाल में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री कर्णदेव कामोज, विधायक कबीरपंथी, भगवान दास कबीरपंथी, नीलोखेड़ी के घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, जिला अध्यक्ष मोहन आनंद और भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बड़ी नजदीकी से देखा, समझा और गहराई से समझने की कोशिश की, जिसको मैं भी आपको समझाना चाहता हूं वाकई में कंसेप्ट क्या है, वाकई में इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को उठाया, उन्होंने बड़े तरीके से एक्सेप्ट किया कि मैं हूं चौकीदार। इसके पीछे जो छुपा हुआ है, जो हमने समझने की कोशिश की है और जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं कि इसके पीछे का राज क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि चौकीदार के लेवल्स पर जो लोग काम करते हैं, वो लोग, उनका एक बहुत छोटा सा वर्ग है। ये बहुत, जैसे बहादुर नेपाल से लोग आते हैं, बहादुर लोग, ये लोग नेपाली जाति के बहादुर हैं, ये हमारी चौकीदारी करते हैं। हमारे समाज में कई जातियां के ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए चौकीदारी का काम करते हैं। हाई सोसाइटी के अंदर इसको सिक्योरिटी गार्ड का नाम दिया जाता है। तो ऐसे जो ये इस तरह के कंसेप्ट हैं, ये एक्चुअली में क्या है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और इस कंसेप्ट को गंभीरता से लेने की बजाय कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस पे निशाना उठा रहा हूं, कांग्रेस पे उंगली जरूर उठा रहा हूं इस विषय को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने इस विषय को राजनीति से जोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि मैं चौकीदार हूं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता चौकीदार है और वो खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम लोग चौकीदार है, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस को लेनी चाहिए। कांग्रेस के लोग यदि राजनीति करते हैं, समाज के बीच में आ रहे हैं, समाज के हितों की बात कर रहे हैं, समाज की समस्या को उठा रहे हैं, समाज के हक दिलवाने की बात करते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलवाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब भी बड़ा क्लियर है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी चौकीदार है। लेकिन कटाक्ष जहां हो जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं इस वर्ग के ऊपर उंगली उठ जाती है, जो सरासर गलत है।
ये एक पत्रकार होने के नाते मैं इस विषय को बड़ा गंभीरता से उठा रहा हूं, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय बन गया जिसको राजनीतिक रंग दे दिया। इसको रंग देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके पीछे जैसे इस कांग्रेस ने इसको हवा दी, तो इस मामले को हवा देने में भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब देने का मन बना लिया है, जिसके चलते एक आध दिन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 1 करोड़ से ऊपर चौकीदार उनसे डायरेक्ट लाइव बातचीत करने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने जा रहे हैं और उनको बताने जा रहे हैं कि उनके हितों पर, उनके नाम पर किस तरह से सियासत हो रही है। इस विषय को आप जरूर समझें, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको सच के साथ वाकिफ करवाना। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि चौकीदार का कंसेप्ट आखिर है क्या। देखिए, चौकीदार का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको सबसे पहले सबसे छोटी पंचायत के अंदर लेके जाना चाहता हूं। कोई भी पंचायत होगी तो पंचायत सबसे पहले गांव के अंदर एक चौकीदार रखेगी। उस चौकीदार की जिम्मेदारी क्या होती है? गांव की सुरक्षा करना, गांव के अंदर बाहर से आने वाले लोगों के नाम दर्ज करना, गांव में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम रजिस्टर में नोट करना, गांव में किसी भी तरह की कैजुअलिटी होना उसको नोट करना और उसको आगे पहुंचाना। यह काम होता है चौकीदार का। इसी प्रकार से ऐसे ही जैसे हम शहर में आते हैं, शहर से बड़े महानगर में आते हैं, तो ऐसे ही चलते चलते ये कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आज इसी विषय के ऊपर करनाल में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कंसेप्ट को बड़े गंभीरता से और बहुत अच्छे से उठाया। आइए मैं आज आपको दिखाता हूं नायब सैनी ने किस तरह से इस विषय को बड़ा क्लियर जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखा। देखिए नायब सैनी की प्रेस वार्ता। परंतु ना चाय वाले की जात है, ना चौकीदार की जात है। इन लोगों का अपमान करने का काम वो राहुल गांधी ने किया है, उसके पास मुद्दा नहीं है और उसी को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री करोड़ों चौकीदारों से बात करने वाले हैं। हरियाणा के दौरे पर है, किस वजह से देखते हैं सर राहुल गांधी? नहीं, हमने कहा है कि यहाँ से तो पहले ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। राहुल गांधी को ये शर्म आनी चाहिए कि उनके जीजा ने जिस प्रकार से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर के बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूटने का काम किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, तो उसने देखना चाहिए कि यहाँ से अभी और ये देख रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो रथ यात्रा वो चल रही है, उस रथ यात्रा के अंदर बैठ करके इस बात की वो चर्चा करते हैं, गुलाम नबी आजाद भी इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने सड़कें तो ठीक बना दी है, उनको कहीं भी खड्डे के अंदर से नहीं जाना पड़ रहा, अच्छी सड़कें बन रही है, अच्छा विकास हो रहा है। और लोग आज मनोहर लाल जी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सराह रहे हैं। उनको कहीं पर भी जब उनकी रथ यात्रा निकलती है तो उसके अंदर कहीं कोई लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का मोह भंग कांग्रेस से हो चुका है और आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से हम नरेंद्र मोदी जी को देंगे और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहां से फिर इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे भारी सीटों के साथ। वो यहाँ से इस हरियाणा को भी और मजबूत जीटी रोड बेल्ट बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जब सरकार बनी आपके रामविलास शर्मा, बहुत सारे मंत्रियों ने कहा जीटी रोड बेल्ट में हमारा साथ दिया, हम खास ध्यान रखेंगे। अब उसी जीटी रोड बेल्ट में आज राहुल गांधी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे और कांग्रेस की बस भी घूम रही है। उनका ये कांग्रेस की कोशिश है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारा ये गढ़ रहा है, हम बीजेपी से छीनेंगे इनको, मतलब पूरी तैयारी के साथ। राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा में जिस बस के अंदर वो चढ़ेंगे उस बस के अंदर वो दलित, उनका प्रदेश अध्यक्ष भी बैठा है जिसकी गर्दन को तोड़ दिया था, वो किस मुंह से हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। दलितों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर वहां पर एक दलित नेता की गर्दन को तोड़ दिया था, उसने तो दलितों से माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं किस मुंह से यहाँ से आ रहे हैं। मंत्री जी, अभी आपने बताया कुछ देर पहले कि कोई घोटाला नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में जब से मोदी जी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के ऊपर कर्जा बढ़ा, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, परंतु
किसी के ऊपर भी नाजायज इन 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हमारी दोनों सरकारों ने किसी के ऊपर भी नाजायज टैक्स नहीं लगा और अगाध विकास किया उसके बावजूद भी। नहीं तो लोगों को, कर्मचारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पूर्व की सरकारों में। आज चाहे हरियाणा के अंदर आप लोग देखेंगे कि पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार ने बिजली के बिलों के अंदर 50% की कमी की है, जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिला। आज इतना विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ और राहत देने का काम हमारी सरकारें कर रही है। बिल की आपने बात की, बिल के अंदर ये आता है कि 2 महीने का बिल इकट्ठा आता है, तो जो कटौती की बात कर रहे हैं 50% की, तो वो 1 महीने के ऊपर लागू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 यूनिट से लेकर के जो 50 यूनिट तक वो उसका 1 रुपए 1 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट तक नहीं थी। उसके बावजूद भी लोग रेत और बजरी लेकर के काम करते थे। वो पैसा किसकी जेब में जाता था मालूम नहीं था। सरकार के रेवेन्यू का भी सरकार को लॉस हो रहा था। हमने एक योजना बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर हमने छोटे ब्लॉक बना करके हरियाणा में चालू किए। आज आम जन को भी रेत और बजरी सस्ते दामों के ऊपर मिल रहा है और सरकार को भी रेवेन्यू मिल रहा है, जिससे विकास के कार्य चल रहे हैं। पहले जो रेवेन्यू मिलता था वो कांग्रेस के लोगों की जेब में जाता था, आज वो सरकार की जेब में जा रहा है। इतना अंतर है। मंत्री जी, जो बिजली बिलों की बात है, 40 यूनिट का बिल 10,000 रुपये आ जाता है। सरकार का कहना है कि सरकार गरीब के साथ है, लेकिन बिजली विभाग पूरा 10,000 बिल भरवाता है। कह रहा आपका एडजस्ट हो जाए, गरीब आदमी कहाँ से भरे? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे जो अधिकारी हैं वो ठीक करते हैं। वहाँ पर एक अलग से विंडो भी हमने कहा था कि जब पीछे दिक्कत आई थी, वो विंडो बना करके उसको सुन करके उसको और अब तो पहली बार मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई थेफ्ट का केस आ जाता था, कोई कुंडी लगा लेता था, उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग जाता था और फिर जब वो उसको कम करवाता था तो विभाग ये बात बोलता था कि इसका पहले 50%, 75% वो पहले पैसा जमा कराते थे 50%, तब जाकर के उसकी सुनवाई। ये बात आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमने जब पीछे डॉक्टरों की कमी थी, जब 2014 के अंदर आए थे, हमने ऐड निकाली थी, 600 डॉक्टरों की ऐड निकाली थी। उसमें से हमें 300 डॉक्टर मिले और कुछ डॉक्टर इस प्रकार से भी हैं कि अगर किसी की इंटीरियर में ड्यूटी लग जाती है तो डॉक्टर वहां नहीं रहते, वो चले जाते हैं। परंतु अब उसका भी समाधान ये निकाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि जो MBBS की सीटें थी, पहले वो 700 के करीब थी, परंतु अब 1400 सीटें वो MBBS की हो गई है। डबल सीटें हरियाणा ने की है। और एक बात उसके अंदर ये कही है कि जो भी डॉक्टर बच्चा MBBS करके निकलेगा, उसने 1 साल हरियाणा के अंदर जरूर, 3 साल हरियाणा के अंदर जरूर यहाँ पर वो लगाएगा। आने वाले समय के अंदर ये कमी नहीं रहेगी, वो सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। जब कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जो ब्यूरो सर्जन है वो बहुत जरूरी है, ब्यूरो का जो है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता, जिस कारण से जो केसेस है वो रेफर हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई घटना हमारे सामने आती है, तुरंत कार्रवाई उसके खिलाफ होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रीवेंसेस भी देखता हूँ करनाल जिला की। अगर मेरे पास कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो मैं तुरंत संज्ञान लेता हूँ। आप सब जानते भी हैं कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होती है। मंत्री जी, जब अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब करना रोहतक या चंडीगढ़ रेफर नहीं किया जाएगा किसी भी मरीज को, लेकिन आज की तारीख में भी 5 साल होने को आ गए हैं, हर मरीज को जो तकरीबन छोटा सा फर्स्ट रेफर कर दिया जाता है रोहतक या चंडीगढ़, जबकि 746 करोड़ की लागत से कल्पना चावला बनाया गया है। देखिए, अभी क्योंकि कल्पना चावला जो कॉलेज बन रहा है उसके अंदर सारी की सारी सुविधाएं हैं, और जैसा हमने कहा है कि उसके अंदर अगर कहीं कोई कमी आती है लोगों की, जिस प्रकार देखा किस प्रकार से नायब सैनी ने आपको बताया कि चौकीदार का कंसेप्ट क्या है। देश चौकीदार वर्ग को अब किस तरह से अपने हाथों में उठाने जा रहा है, और मेरा भी मानना है कि चौकीदार के बिना हमारा कंसेप्ट, हमारी सुरक्षा, हमारे समाज के हित सुरक्षित नहीं रह सकते। और मेरी मांग भी है, चौकीदारों के वर्ग, जो लोग चौकीदारा करते हैं, हमारे समाज की सुरक्षा करते हैं,
उनके हितों को लेकर सरकार को बहुत अच्छे कदम उठाने चाहिए और इनकी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और इनकी आर्थिक सुरक्षा का भी गंभीरता से बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से इनको आर्थिक सहयोग मिले। इनकी जो मानदेय है उसको अच्छे से अच्छे और बढ़िया किया जाना चाहिए ताकि इनका जो घर बसर है अच्छे से चल सके। आप बने रहें मेरे साथ। मैं हूं विकास भीजा, आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज। ऐसे ही मैं खबरें और आपके पास लेकर आता रहूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज ही करनाल में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी करनाल में आ रहे हैं और मैं आपको इस खबर के तुरंत बाद ये जरूर दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने आखिरकार करनाल में आकर सियासत को लेकर, आम चुनाव को लेकर क्या बयान दिया। देखते रहे अब तक प्राइम न्यूज।